गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। तो इसमें मुख्य रूप से 4 क्षेत्र होते हैं। अगर विदेशी मुद्रा को भी शामिल कर लिया जाए तो 5 क्षेत्र होंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम इन चारों क्षेत्रों को देखते हैं। तो देखिए, उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच में क्या संबंध है। उपभोक्ता क्षेत्र को पारिवारिक सेक्टर, कंज्यूमिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर भी कहा जाता है। उपभोक्ता क्षेत्र के अंदर हम लोग आते हैं और उत्पादन क्षेत्र के अंदर फैक्ट्रियाज आती है। तो उत्पादन क्षेत्र को उत्पादन के साधन की ज़रूरत होती है, जो मुख्य रूप से भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन होती है। वो ये उत्पादक से उपभोक्ता से लेते हैं उत्पादन करने हेतु, और वो लोग वस्तुओं का निर्माण करते हैं और सेवाएं उपभोक्ताओं को प्रदान करते हैं। इसके बदले वो उनसे उनका व्यय लेती है। और जो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन उपभोक्ता के द्वारा दिया जाता है, उसके लिए वो उत्पादन क्षेत्र उसका किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ उपभोक्ता क्षेत्र को प्रदान करती है। तो ये जो अंदर वाला चक्र है उसे हम लोग रियल फ्लो, वास्तविक प्रभाव कहते हैं, और ये जो आउटर साइड चक्र है इसे हम लोग मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। इसके आगे देखें तो अब उपभोक्ता क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र के बीच में। तो वित्तीय क्षेत्र सिंपली आप समझ सकते हैं वित्तीय क्षेत्र बैंक को। तो किसी पर्सन और किसी उत्पादक क्षेत्र के बीच में बैंक जो है वो कड़ी का काम करती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उनके पास कुछ सेविंग्स है, तो वो बैंक में जमा करते हैं और बैंक उसके बदले उन्हें कुछ इंटरेस्ट देते हैं। और वो जो सेविंग्स है वो बैंक उनसे कलेक्ट करके फैक्ट्रियाज को लोन देती है और वो उनसे इंटरेस्ट लेती है। इस तरह बैंकों का आदान प्रदान चलते रहता है। और बीच में सरकार भी अपना रोल प्ले करती है। तो सरकार जो है वो उत्पादन क्षेत्र को सब्सिडीज देती है, उसके बदले सरकार को उनसे टैक्स प्राप्त होता है, और सरकार इसका व्यय उपभोक्ता क्षेत्र में करती है ट्रांसफ़र पेमेंट के द्वारा। ट्रांसफ़र पेमेंट स्थानांतरण भुगतान को कहते हैं। स्थानांतरण भुगतान वैसा भुगतान है जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्र को करती है, लेकिन इसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को कोई भी सेवा नहीं देती है। मतलब कि सरकार जो है वो उपभोक्ता क्षेत्र को पैसे तो देगी, लेकिन इसके बदले कोई सेवा उपभोक्ता इन्हें नहीं देती है, जैसे पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। उपभोक्ता क्षेत्र से सरकार को भी टैक्स की प्राप्ति होती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें। उपभोक्ता क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र कहने का मतलब यहाँ पे है विदेशी क्षेत्र से। तो बहुत सारे उपभोक्ता हैं जो कि मानव बल का निर्यात कहने का अर्थ ये है कि कोई भी पर्सन अगर विदेश में जाके वहाँ वर्क करता है तो उसे ही मानव बल का निर्यात कहते हैं। वो वहाँ जाके वर्क कर रहा है, उसके बदले उसे जो भी पैसा मिलता है उसे हम लोग फॉरेन रिमिटेंस कहते हैं, जो वापस उपभोक्ता को मिलता है। अब उत्पादन क्षेत्रों के द्वारा बाहरी क्षेत्र में आयात निर्यात किया जाता है, और आयात निर्यात के फलस्वरूप इन्हें निर्यात से कुछ प्राप्तियां होती है और आयातों का भुगतान करना होता है। तो इसी तरह से ये अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह चलते रहता है। जो हम लोगों ने देखा अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। कल जैसा मैंने कहा था कि आज हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, तो अब हम लोग इन्फ्लेशन देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति। तो होता क्या है इस पे कि सभी वस्तुओं की जो कीमत स्तर है वो बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आज हमारे यहाँ कोई वस्तु 100 रुपये में मिल रही है, तो उस वस्तु का प्राइस 105 रुपये हो गया, तो कीमत स्तर बढ़ जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है मुद्रास्फीति का कारण? तो सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को बढ़ा देने से मुद्रास्फीति होती है। जब आदमी के पास पैसे ज़्यादा आने लगेंगे तो मांग भी बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति भी होगी। इसका नियंत्रण आरबीआई और सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है।
आरबीआई मौद्रिक नीति के जरिए और सरकार राजकोषीय नीति के जरिए इस पे नियंत्रण कर सकती है। मुद्रा आपूर्ति को कम करके इसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की विधि को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जानते हैं डिफ्लेशन, मतलब अविस्फीति। अविस्फीति मतलब सामान्य कीमत स्तर कम हो जाएगी। पहले किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, अब उसकी कीमत 95 रुपये हो गई, तो कीमत स्तर कम हो गई, इसे हम लोग डिफ्लेशन कहेंगे। इसका कारण होता है मनी सप्लाई कम करके सरकार मनी सप्लाई, इसका नियंत्रण सरकार मनी सप्लाई ज़्यादा करके करेगी, जिसे डिफ्लेशन कहते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो हम लोग इन्फ्लेशन को डिसइन्फ्लेशन करके नियंत्रित करेंगे और डिफ्लेशन को रिफ्लेशन करके नियंत्रित करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक कर्व है जिसमें कि प्राइस चेंजेस दिखाया जा रहा है कि अविस्फीति होगा तो प्राइस नीचे की ओर गिरेगा, और फिर जब पुनः स्फीति होगा तो प्राइस फिर से अपने न्यूट्रल पोजीशन में जाएगा, और फिर मुद्रास्फीति होगा तो प्राइस बढ़ेगा और फिर विस्फीति में प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। जब इन्फ्लेशन होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, तो मनी सप्लाई अगर बढ़ता है तो हर एक पर्सन के पास मनी ज़्यादा होगी, तो वो लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो वस्तुओं की कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके विपरीत डिफ्लेशन में देखा जाए तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो सारे पर्सन के पास पैसे भी कम रहेंगे, तो मांग भी कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो उत्पादन भी कम होगा, इससे जीडीपी भी कम होगी हमारी, और रोज़गार भी कम हो जाएगी, आय भी कम हो जाएगी। तो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चले इन सबको। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए, जो मैंने कहा कि अगर मुद्रा आपूर्ति बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो ये जो पीक वाला कंडीशन होता है इसे हम लोग बूम या पीक कहते हैं। इस समय जो डिमांड है वो ज़्यादा रहेगा सप्लाई से, तो इस समय क्या होगा, हमारे पास स्टॉक कम हो जाएंगे। मतलब कोई भी उत्पादक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर आपका डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसके पास स्टॉक कम हो जाएंगे कंपनी के पास, तो उनको अपने उत्पादन को इंक्रीज करना होगा। उत्पादन को अगर वो इंक्रीज करेंगे तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, रोज़गार भी बढ़ेगा। उत्पादन अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो रोज़गार भी तो बढ़ेगा, उत्पादन करने के लिए उन्हें श्रम शक्ति की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो रोज़गार में भी वृद्धि होगी, आय में भी वृद्धि होगी, और आर्थिक समृद्धि भी हम लोग का बढ़ेगा। ठीक है, और फिर जब डिफ्लेशन आ जाए और बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन आ जाए, मतलब ये निगेटिव पीक वाला सिचुएशन, इसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, अति मंदी कहते हैं। ठीक है, इस समय क्या होगा, आपका सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन डिमांड बहुत कम रहेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा लोगों के जेब पे, तो वो लोग खरीदेंगे कहाँ से। तो इस समय क्या होगा, जो भी उत्पादक क्षेत्र है उनका स्टॉक पड़े के पड़े रह जाएगा, तो वो लोग उत्पादन कम कर देंगे। इस तरह वो देश के जीडीपी में भी योगदान नहीं दे पाएंगे और निगेटिव जीडीपी हो जाएगा, रोज़गार भी घट जाएगी, आय भी घट जाएगी और आर्थिक समृद्धि भी घट जाएगा। और एक कंडीशन होता है स्टैगफ्लेशन का, तो स्टैगफ्लेशन वैसी परिस्थिति को कहते हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन भी हो। ठीक है ना, तो ये देखिए, जब मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ हो, इस समय क्या होगा, समान कीमत स्तर तो ज़्यादा रहेगी लेकिन रोज़गार घट जाएगा, या आप कह सकते हैं बेरोज़गारी भी बढ़ेगी और कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। तो आइए देखें इन्फ्लेशन के प्रकार कैसे होते हैं। तो इन्फ्लेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के आधार पर आप देख सकते हैं, और एक इन्फ्लेशन के कारण के आधार पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के आधार पर। तो इस तरह इन्फ्लेशन को 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला है रेंगती और मंद मुद्रास्फीति, जहाँ पर कोई भी वस्तु की कीमत 3% तक प्रतिवर्ष बढ़े, तो उसे रेंगती या मंद मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर 100 रुपये की है, अगर वो अगले साल 103 रुपये तक ही रहती है
तो उसे हम लोग रेंगती या मंद मुद्रास्फीति कहेंगे। और चलती और धीमी घूमती मुद्रास्फीति में 4 से 5% प्रति वर्ष तक अगर मूल्य का परिवर्तन हो तो उन्हें चलती या धीमी घूमती मुद्रास्फीति कहेंगे। उसी तरह दौड़ती मुद्रास्फीति जिसमें जहाँ पे 9% प्रति वर्ष तक वृद्धि हो। कूदती मुद्रास्फीति जहाँ पे 2 से 3 अंकों का वृद्धि हो, जैसे 10 से लेके 999% तक प्रति वर्ष वृद्धि हो तो उसे कूदती मुद्रास्फीति कहेंगे। और अति मुद्रास्फीति, इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये जब 1000% प्रति वर्ष से ज़्यादा की वृद्धि हो तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए अति मुद्रास्फीति मतलब कि आज टमाटर की कीमत 20 रुपये है और कल सुबह जब आप उठते हैं तो देखते हैं कि टमाटर की कीमत 20,000 रुपये हो गए, तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस समय क्या होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो आदमी, कोई भी पर्सन बिलीव नहीं करते हैं मुद्रा में, वो सोचते हैं कि कुछ गोल्ड खरीद ले या भूमि परचेस करके रखे, तो इस समय मुद्रा की क्रय शक्ति ख़त्म ही हो जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन कुछ कुछ देशों में हुआ है, जैसे कि हम लोग देखें तो सबसे पहले 1923 में जर्मनी में हुआ था, और अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला में 2018 में ये घटना घटित हुई जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। अब आइए देखते हैं मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर। तो मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक मांग जनित मुद्रास्फीति, एक लागत जनित मुद्रास्फीति और एक निर्मित मुद्रास्फीति। तो मांग जनित मुद्रास्फीति जो है वो उपभोक्ताओं द्वारा होता है। उपभोक्ताएं मांग ज़्यादा करने लगते हैं, तो मांग ज़्यादा करने से प्राइस बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी मान लीजिए सारे पर्सन मांग किसी वस्तु, पार्टिकुलर वस्तु का मांग ज़्यादा करने लगेंगे तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पादक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। लागत जनित मुद्रास्फीति में क्या होगा कि देखिए, उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के साधन में क्या क्या जरूरी था, मैंने आपको जैसे बताया कि उत्पादन के साधन में उन्हें भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन की आवश्यकता थी। अगर इन सब की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है तो ऑब्वियसली है कि उनकी जो प्रोडक्ट होगी उनकी लागत में भी वृद्धि होगी। और एक निर्मित मुद्रास्फीति, आइए अब सबके बारे में हम एक एक करके जानें। जो मांग जनित आपकी मुद्रास्फीति है वो, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उनके कारण हो सकते हैं कि कर दरों में गिरावट किया जाए। अगर मान लीजिए सभी सरकार के द्वारा कर दरों में गिरावट किया जाएगा तो सभी पर्सन के पास उनके जेब में पैसे बहुत अधिक होंगे तो वो मांग ज़्यादा करेंगे। बचत में कमी, अगर बचत में कमी हो रही है मतलब वो खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। अगर काला धन और नकली मुद्रा का अगर देश में प्रवाह ज़्यादा हो, जिसे हम लोग पैरेलल इकोनॉमी भी बोलते हैं, समानांतर अर्थव्यवस्था, तो काला धन का प्रवाह ज़्यादा होने से यहाँ के पर्सन ज़्यादा डिमांड करेंगे। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो भी मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, अगर सरकार के द्वारा मनी सप्लाई में वृद्धि किया जाएगा तो भी मांग जनित मुद्रास्फीति ही होगी। और लागत जनित मुद्रास्फीति में उत्पादन के साधन में अगर वृद्धि होती है तो, और लागत जनित मुद्रास्फीति में एक वस्तुओं की जमाखोरी, अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है अगर उसकी जमाखोरी होने लगी तो मार्केट में उसका सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और अगर कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होती है तो भी प्रोडक्ट की लागत बढ़ जाएगी। आयात में वृद्धि होती है तो भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। और श्रम में, प्राश्रमिक में वृद्धि, मतलब लेबर कॉस्ट में अगर वृद्धि होती है तो भी लागत बढ़ जाएगी। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं निर्मित मुद्रास्फीति के बारे में। तो निर्मित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि देखिए, कोई भी पर्सन है वो किसी फैक्ट्री में मान लीजिए वर्क कर रहा है तो उसके द्वारा कहा जाएगा कि मेरी मजदूरी में वृद्धि किया जाए, तो उसकी मजदूरी में वृद्धि किया जाएगा। तो अगर उसकी मजदूरी में वृद्धि हो रहा है तो उसके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो वो किसी भी वस्तु का डिमांड ज़्यादा करेगा तो कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। कीमत में वृद्धि हो जाएगी, फिर वो अपने कंपनी में बोलेगा कि नहीं, अब फिर से
प्राइस इंक्रीज हो गया, मेरे मज़दूरों में फिर वृद्धि करो, तो फिर से उसकी मज़दूरों में वृद्धि होगी और फिर उसी प्रकार कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसे हम लोग स्पाइरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, मतलब कि ये चलते रहेगा, ये एक चक्रीय मुद्रास्फीति है। ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म को जानते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, स्क्यूइफ्लेशन और फिलिप्स कर्व। ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन वैसे इन्फ्लेशन को कहा जाएगा जहाँ पे सभी वस्तुएं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो। ठीक है। और कोर इन्फ्लेशन जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो, लेकिन जो आपका फूड एंड फ्यूल प्राइस है उनको छोड़कर, क्योंकि फूड एंड फ्यूल प्राइस जो है कि बहुत ही परिवर्तनीय होते हैं, इनका प्राइस कभी भी घटते बढ़ता रहता है। और स्क्यूफ्लेशन वैसे इन्फ्लेशन को कहा जाएगा जब कुछ वस्तुओं की सेवाओं की कीमत बढ़े और कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत घटे। आइए देखते हैं फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व में हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को। तो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रहेगा उतना कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और जितना कम इन्फ्लेशन होगा उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशन है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक देखा, हम लोग कल इससे आगे मुद्रास्फीति के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम लोग कल मुद्रास्फीति के मापने की विधियाँ को पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन को कितने प्रकार से मापा जा सकता है। तो थैंक यू गाइज फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।